अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मैं बात करूंगा अपने शागिर्द फराज यूसुफ साहब के बारे में। फराज यूसुफ साहब दुनिया के 5 ममालिक में अब अल्हम्दुलिल्लाह उनका कारोबार है, बल्कि 5 से भी ज्यादा बन जाते हैं टेक्निकली। नॉर्थ अमेरिका में भी है उनका कारोबार, और वो मुख्तलिफ करेंसियों में काम, ज़ाहिर बात है अगर उन मुल्क में है। दुबई में उनका बिजनेस है, दुबई के दिरहम्स, सऊदी अरेबिया के रियाल, कैनेडियन डॉलर, अमेरिकन डॉलर, आजरी मनात और पाक रुपी। पिछले तकरीबन 5 साल से फराज यूसुफ साहब मेरे साथ कोचिंग ले रहे हैं। उनकी एक वीडियो भी आपने देखी होगी। और जेएफ कंसल्टेंट जो है, उसमें हमने एक कंसल्टेंसी फर्म भी बनाई है। वो एक समझदार, पढ़े लिखे, यूनिवर्सिटी टॉपर इंजीनियर हैं, और उन्होंने बहुत पैसा कमाया दुबई में जाके। और दुबई से निकलने की रीज़न क्या थी, पैसा निकालने की क्या रीज़न थी? दुबई में तो अभी भी वो मौजूद है, लेकिन पैसा निकालने की रीज़न क्या थी? फराज साहब ने दुबई के अंदर जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, एक होती है कॉस्ट ऑफ लिविंग, एक होती है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ लिविंग दोनों बहुत हाई थी। अब दुबई में जितने लोग बात करते हैं वो प्रॉपर्टी 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 प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टी। मैंने प्लॉटिस्तान के बाद, पाकिस्तान को मैं प्लॉटिस्तान कहता होता हूँ, प्लॉटिस्तान के बाद मैंने दूसरा जो है वो प्रॉपर्टी नामा जो है वो मैंने दुबई में सुना है। अब हर बेवकूफ़ जो है आंखें बंद करके दुबई में प्रॉपर्टी इस वक्त खरीद रहा है, और फिर जब उसके साथ बुरी होती है तो वो लोग हमारे यहाँ मानते भी नहीं है। फराज यूसुफ साहब ने भी प्रॉपर्टी ली थी। वो उसको ऑनलाइन पता नहीं एडमिट करना चाहे ना करना चाहे, क्योंकि अपने एसेट्स विषय डिस्कस करते हैं। तो समझिए कि उन्होंने एक बड़े टॉप की जगह पर 100 रुपए का प्लॉट लिया था, वो फ्लैट लिया था 100 रुपीज का, कि यार ये बुरे वक्त में अगर खुदा ना खास्ता को मेरे पे काम पे वक्त आया तो ये मैं 100 का प्लॉट जो है, मैं परसेंटेज वाइज बात कर रहा हूँ। और बाद में उन्होंने उसको 60 से नीचे बेचा, यानी 60% जब उन्हें पैसों की वाकई जरूरत पड़ी, तो वो प्रॉपर्टी में दुबई में कम से कम कुछ नहीं कमा सके। ये मैं आपसे इनडायरेक्ट बात शेयर कर रहा हूँ। और भी बेशुमार मसाले हैं मेरे पास। असल में प्रॉब्लम क्या है हमारे मुल्क की, और दुबई में क्या चीज़ जो है वो जिस वजह से लोग उधर भाग रहे हैं या जाते हैं, ये क्या चीज़ है? पाकिस्तान में मेनली, बलूचिस्तान में इसको कहता हूँ, पाकिस्तान में करप्शन का पैसा सबसे ज्यादा है। $12 बिलियन तो खुद फिगर है, गवर्नमेंट ने दिए हैं। और वो सारे करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट अफसरान और करप्ट बिजनेसमैन, जिन्होंने टैक्स एविजन की, जिन्होंने टैक्स का पैसा चोरी किया, उसको इलीगल मीन से वो दुबई लेकर गए और वहां पे वो प्रॉपर्टी ले लेते हैं। अब आम आदमी ये समझता है कि जी, जो पैसा हराम का कमाया जाता है, एक तो उसकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। इंडियन एयरलाइन का जहाज जो है वो भी बार बार खराब होता रहा। मैं इसके प्रूफ तो नहीं है मेरे पास, लेकिन इसके बारे में बात ये करते रहेंगे, डॉलर जाते रहे भर के उसमें, तो कुछ जहाज भी रुकते रहे, गए डॉलर नहीं गए, लॉन्चों पे डॉलर गए नहीं गए, कोई मॉडल डॉलर ले जाते हुए पकड़ी गई नहीं पकड़ी गई। मैं इस बहस में नहीं पड़ता, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। इलीगल मीन्स से वो पैसा गया हुआ है, इलीगल कमाई है वो, उसमें करप्शन का भी, रैंसम का भी, उसमें भी सारा, इसको ब्लड मनी भी कहते हैं इसको। और भी बड़ी चीजें हैं जिन पर मैं बात नहीं करना चाहता। आप लोग समझदार हैं, दुनिया के हालात को आप समझते हैं। वो सारा पैसा जिसे हम 2 नंबर का पैसा कहते हैं, हराम का पैसा कह सकते हैं आप। अब देखिए, उसमें तो अगर आपने $1 मिलियन का जाके वहां पे अपार्टमेंट ले लिया, तो चले वो मिलियन का भी रह गया 10 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, तो आप तो कंटिन्यूसली करप्शन कर ही जा रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरे जैसे जो मेहनत कश लोग हैं, जो मजदूरी करके, जो अपना काम करके, अपना बिजनेस करके पैसा कमाते हैं, वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। फराज यूसुफ भी चूंकि एक मेहनती आदमी है, वो भी, उसका भी किसी जिम्मेदार घराने से ताल्लुक नहीं है, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो किसी सरकारी ओहदे पे नहीं रहा यहाँ पे। उन्हें वहां पे दुबई गया, जॉब की, अपना बिजनेस खड़ा किया। मुझे उनकी सारी स्टोरी एक डे बाय डे, एक दिन की पता है। और उन्होंने भी मेहनत से पैसे कमाए। जब मेहनत से बंदे ने पैसे कमाए होते हैं तो वो ये नहीं सोचता कि हराम के पैसे की तरह चोरी दा माल तो डांगा दे घास। वो ये सोचता है कि यार ये तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती जा रही है, मेरे मार्जिन स्क्वीज हो रहे हैं, मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ती जा रही है, तो आई विल लूज माई वेल्थ, जो मैंने बड़ी मेहनत करके सराह में मैंने प्रोजेक्ट्स कर करके पसीना बहा बहा के किए हैं। वट एवर द अमाउंट इज, अमाउंट मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि एक ट्रस्ट होता है कुछ ही और कोच का, गुड अमाउंट, तो मुझे निकलना चाहिए यहाँ से। अच्छा, मेरे कनाडा के बारे में राय वो जानते थे।
कनाडा जाने के फैसले में मैं शामिल नहीं था, वो उन्होंने खुद अपनी गलती का वो इतराफ़ भी करते हैं और मुझे कहते भी हैं कि मुझे सबक ना मिलता अगर मैं कनाडा वाली हमाकत ना करता। वहाँ से वो कनाडा मूव हुए, कतर में भी कुछ देर रहे और मुख्तलिफ उनके प्रोजेक्ट्स थे वहाँ पे इंजीनियरिंग के, वो करते रहे। कनाडा जाके उनको आटे दाल का भाव मालूम हुआ कि भाई ये तो मेरी जो कमाई है, 100 रुपया मैंने कमाया, 60% तो ये टैक्सों में ले जाएंगे, किराए बहुत ज्यादा हैं, टैक्सेस बहुत हाई हैं, हर बात पे टैक्स लगता है, फैसिलिटी कोई है नहीं, फायदा कोई है नहीं कनाडा में, और बिजनेस की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा है, ऑपरेशंस बड़े महंगे हैं। फिर उन्होंने मुझसे रब्ता किया दोबारा कि जी मैं ये दिल गलती कर बैठा है, तो अब क्या करना चाहिए। मैंने उनको अपनी जो भी अल्लाह मियाँ ने मेहरबानी फरमाई हुई है, थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज है, इंटरनेशनल चीज़ों को भी मैं स्टडी करता हूँ और कुछ पता है, तो मैंने उनको कहा कि दो मुल्क हैं, एक पोर्चुगल और एक अजरबैजान, लेकिन इन दोनों में भी अजरबैजान बेहतर है। पोर्चुगल में भी अपॉर्चुनिटीज है, यूरोप में भी लोग पोर्चुगल पुर्तगाल जिसे कहते हैं उसमें मूव कर रहे हैं, लेकिन पहला हिट जो है तुम्हें अजरबैजान को देखना चाहिए, उसको कंसिडर करना चाहिए, वहां पे अपॉर्चुनिटीज मेरे हिसाब में बहुत ज्यादा हैं। उसके बाद दरमियान में ये वहां से फिर कनाडा से इन्होंने मूव किया, इनकी सऊदी जो कंपनी थी उसमें कोई ज़रूरत थी, उसको इन्होंने इस्टेब्लिश किया। उसको इस्टेब्लिश किया तो फिर ये अजरबैजान पहुंच गए। रेगुलरली मुझसे इन टच थे, मुझसे डेली बेसिस पे, वीकली, हर दूसरे तीसरे दिन इनका अनगिनत सेशंस इन्होंने मुझसे लिए हैं और सारे पेड सेशन लिए हैं, और मैं उनको वैसे ही ट्रीट करता था जैसे मैं किसी भी अपने कोची को करता हूँ। कोई स्पेशल मैंने उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया, उन्होंने टाइम भी उतना ही दिया जितने उन्होंने पैसे दिए। आर्ली पेमेंट मेरी होती थी, वो पेमेंट करा देते थे, मैं उन्हें उस वक्त गाइड करना शुरू कर देता था जो भी टाइम हमारा सेट होता था। उसमें उन्होंने अजरबैजान को एक्सप्लोर किया, डेली बेस पे मुझे अपॉर्चुनिटीज बताई, और मैंने उनको समझाया, पहले ही समझा के बैठा था कि आप एक तजर्बा जो है वो कर चुके हैं प्रॉपर्टी वाला दुबई में, और अच्छा है कि आप कनाडा में ट्रैप नहीं हुए, हनी ट्रैप में नहीं फंसे और प्रॉपर्टी नहीं ली, तो अजरबैजान में भी आपने बाकू के डाकुओं के हाथ नहीं चढ़ना। तो बाकू के डाकुओं की डेली बेस पे वो मुझे रिपोर्ट देते रहे हैं कि आज उन्होंने मुझे कला शाकाकू में जगह दिखाई, आज उन्होंने मुझे फलां जगह पे जगह दिखाई, तो सर ये तो लोगों के साथ शेयर फ्रॉड कर रहे हैं। मैंने उनको कहा कि यार चुप करके ना देखते जाओ, सुनते जाओ, करना कुछ नहीं है, आपने कोई फैसला नहीं लेना, आपने अपने पैसे बैंक में रखने हैं और अपनी टीआरसी जो है कैश पर ले लेनी है, और जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हमें समझ में आएंगी वो हम सोच समझ के वे करके लेंगे। अगर हमने कोई प्रॉपर्टी भी खरीदनी है तो उस प्रॉपर्टी को भी हम अच्छी तरह तसल्ली से चेक करके उसका इन आउट निकाल के फिर हम उसको परचेज करेंगे। मतलब हमसे मुराद ज़ाहिर है पैसे उनके थे, प्रॉपर्टी उनके नाम पे होनी थी, हमसे मुराद ये होती है कि कंसल्टेंट जो होता है, वकील जो होता है, डॉक्टर जो होता है, वो ऑन बोर्ड होता है उस वक्त आपके साथ, और उसका एक ही मकसद होता है बिजनेस कोच का कि आपका कोच ही कामयाब हो, क्योंकि उसी से उसको, जैसे कोई बंदा स्पोर्ट्समैन गेम खेलता है तो उसने, अगर वो फुटबॉलर है तो वो गोल करेगा, अगर गोलकीपर है तो गोल रोकेगा। यानी आप अपने क्लाइंट के पैसे बचा के और उसके पैसे जो हैं उनको बढ़ा के आपको एक तस्कीन और खुशी मिलती है। और हमेशा पॉजिटिव माइंडेड लोग ही कोचिंग कर सकते हैं, सिक माइंडेड लोग कोचिंग नहीं कर सकते, जो जेलस टाइप लोग हैं वो इस प्रोफेशन में नहीं चल सकते। सर जी, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने उनको कहा कि स्टे लिक्विड, आपको 10% के करीब लॉन्ग टर्म जो है डिपॉजिट के ऊपर मिल रहा है, आप साल का डिपॉजिट कराओ। कुछ मैंने उनको और चीज़ें कही, वो कुछ सीक्रेट्स हैं वो मैं नहीं बता सकता उनकी ज़िंदगी के बारे में। बहरहाल ये आज़रबाईजान उनको अच्छी तरह सेट हुआ, वहाँ पे उन्होंने 6-8 महीने रहे, फैमिली के साथ, बीवी बच्चे भी साथ घूमे फिरे, उन्हें मुल्क बहुत पसंद आया, और उसके बाद उनकी मेरे से बातचीत ग्रोथ पे शुरू हो गई। उसके बाद उन्होंने, ही वॉज नॉट विलिंग टू कम टू पाकिस्तान ड्यू टू मैनी रीजंस, तो मुझे उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान लैंड नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहता। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं करना चाहते ना करो, लेकिन आप जो हैं वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सासा है, मेरे उस्ताद हैं, और मैंने आपसे जब भी फैसला किया है मुझे उससे फ़ायदा हुआ है। खैर गुफ्तगू होती रही, उसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी का जिक्र भी आया, बनाने का जिक्र भी आया, तो मुझे फराज साहब ने कहा कि जी मैं, मेरी ज़िंदगी की बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ काम करूं, तो मुझे आप गाइड करें, मैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना चाहता हूं, और उनके कुछ और भी एसोसिएट सऊदी जो हैं वो मेरे साथ इन टच हैं। तो मैंने कहा कि भाई, एक उन्हें मैंने प्रोजेक्ट जो अपने बच्चे के लिए बनाया हुआ था, अपनी फैमिली के लिए बनाया हुआ था, मैंने उनसे शेयर किया, और आईटी बेस्ड कंपनी थी, तो मैंने उन्हें बताया कि यार ये इसमें ये प्रोज हैं, ये कॉन्स हैं, ये इसके फ़ायदे हैं, ये चीज़ है,
उसने कहा जी आई वांट टू डू इट, पर मेरा ना पाकिस्तान आने को दिल नहीं करता। मैंने कहा भी मैं तो पाकिस्तान में ही आपको बता सकता हूँ, PSX में ही हमारी जो पॉकेट है उसमें लिस्ट हो सकते हैं, हमारे पास बिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर तो है नहीं कि अमेरिका में जाकर कंपनी सीधी लिस्ट करा लें। तो वो तुम देख कर आए हो, रह कर आए हो, वहां महंगाई का आलम तुमने देखा है। फाइनली उन्होंने कहा सर मैं करूं क्या, फिर मुझे आप बताएं, अगर आप मेरी जगह होते, मेरी ख्वाहिश आपके साथ काम करने की भी है और मैं पाकिस्तान भी नहीं आना चाहता। मैंने कहा भी तुम एज अ टूरिस्ट आओ पाकिस्तान, मेरा आपको ये मशवरा है। फैमिली भी अपनी जो है उसको बेशक ना लेकर आओ, अगर तुम यहाँ पे इस मुल्क में अपॉर्चुनिटीज को सेफ नहीं समझते, आके होटल में ठहरो और गाड़ी रेंट पे लो, और मैं तुम्हें लिस्ट दे देता हूँ लोगों की। उन लोगों को ऐसे मिलो जैसे कोई टूरिस्ट जापान में जाता है, कोई जर्मनी जाता है, कोई फ्रांस जाता है, और इसको अपना मुल्क कंसिडर ना करो और अच्छी तरह फिजिबिलिटी स्टडी करो, लोगों को मिलो, एक स्टडी टूर समझ लो, बिजनेस का स्टडी टूर है। फाइनली विद मतलब जैसे कहते हैं डबल माइंडेड होके, फाइनली यहाँ तक डबल माइंडेड के फ्लाइट बोर्ड करने से पहले भी उनका मेरे से एक सेशन लिया उन्होंने 1 नाइट बिफोर। फिर उस वक्त भी कुछ बातचीत हुई एयरपोर्ट के आसपास से भी। तो मैंने कहा यार आप आ जाओ, अल्लाह भी चाह रहा है तो कोई बात नहीं, चलो मिल लेंगे, कहीं खाना ही खा लेंगे इकट्ठे बैठ के, तुम आओ। वो आए। आए तो जैसे जैसे उनके दिन गुजरते गए उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया। जो मैंने लिस्टें दी थी उनसे लोगों की, मेरी उनकी कोई फिजिकल मुलाकात नहीं हुई थी तब तक, वो उन्होंने आराम से उन लोगों को मिले। मैंने वही कहा, वही अजरबैजान वाला फार्मूला के बाद सुनो शब्दी और वेरीफाई करो और फिर अपना फैसला करो। खैर जी, उन्होंने फिरा, मिला, उन्हें फिजिबिलिटी समझ आई, उन्हें GIS की, जो उनकी कंपनी का दुबई में भी नाम था GIS, तो यहाँ भी GIS ही उन्होंने कहा कि रख लें। मैंने कहा यही रख लें। और उन्होंने कहा कि सर मैं करूंगा, मैंने पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना परमानेंट, वैसे मैं बिजनेस के लिए जाऊंगा, पैसा सरमाया अपना दूसरे मुल्कों में रखूंगा, और नेशनलिटियां मेरे पास ऑलरेडी हैं तो वो मैं PRs वगैरह अपनी यूज करूंगा, लेकिन मैंने अब नहीं जाना पाकिस्तान से। आप सही फरमाते हैं, पाकिस्तान में स्कोप है। मैं कहा भाई इट्स योर डिसीजन, इट्स योर कॉल, मैं तो सिर्फ आपको समझा और बता ही सकता हूँ। और उसको फिर हमने एक शक्ल दी। अब 28/4 को जो है 28/9 सॉरी 28/4 के अराउंड 28 सितंबर 2024 को हमारा एक मीटअप भी है, जिसमें GIS की प्री-IPO के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, और अक्टूबर नवंबर में इंशाल्लाह कंपनी जो है वो लिस्ट हो जाएगी PSX के ऊपर, और उसकी शेयर जो है वो ट्रेड होने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ तक की जो स्टोरी थी, इसके अंदर दरमियान में फिर अजरबैजान का हमने डीपली एनालिसिस दोबारा किया। कुछ हमारे जो सऊदी अरेबिया की पार्टी थी, कुछ उनका इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे थी। समहाउ अगस्त में हम लोग गए दोनों इकट्ठे, और वहाँ पर हमने जाके चीज़ों को, ग्राउंड रियलिटीज़ को चेक किया। एक कंपनी जो है फराज साहब की थी, वो एक और कंपनी फॉर्म होनी थी, उनके कुछ पैसे वैसे कोई सारा सिस्टम था, वो मैंने सारा देखा, समझा, अपनी ओपिनियन दी। एक कंपनी हमने फॉर्म की वहाँ पे, और उसके साथ जो है हमने एक AIC है, अजरबैजान इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स के नाम से कंपनी है, लॉयर्स और इमिग्रेशन और इन चीज़ों की, उनके साथ हमने एग्रीमेंट किया कि अगर पाकिस्तान से जो लोग आना चाहेंगे, यहाँ पे आकर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ करना चाहें, तो उसके लिए हमें फैसिलिटी हो, वो बैंक में इसी तरह जैसे फराज साहब ने पैसे रखे हैं, पैसे रख सकें, और उसके बेस में उनको बिजनेस लाइसेंस मिल जाए और वहाँ पे बिजनेस कर सकें। और उसको हमने स्टडी किया। टैक्सेस काफ़ी लो है वहाँ। कॉर्पोरेट टैक्स जो है 2% है, 1,20,000, यानी अगर आपको तकरीबन 3 साढ़े 3 लाख, 3 करोड़ 60 लाख 50 लाख कमाते हैं तो 2% टैक्स है, बस वो फुल और फाइनल है। और अगर आप इससे ज़्यादा कमाते हैं तो 4% है। बिजली की कीमत इंतहाई सस्ती है, और आपका मतलब एक AC चला के, 2 AC चला के अपार्टमेंट का 2,000 2,500 3,000 बिल आता है। टेम्परेचर मॉडरेट है। लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन बहुत अच्छी है। बिजली गैस एक्सेप्शनली चीप है। प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं। रेंटल खर्चा हमने कैलकुलेट किया, पाकिस्तान से आधा है, आमदन 4 गुना 5 गुना ज्यादा है। तो वहां पे ग्रोथ का पोटेंशियल है, एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है। हमने हर चीज को फिर वेरीफाई किया है, क्योंकि पहले उस पर कोई एक 7-8 महीने बंदा एक काम करके गया हुआ था, उसने स्पॉट्स लोकेट किए हुए थे, उसने मीटिंग स्ट्रीमलाइन की हुई थी, उसने जगह ट्रांसलेटर अरेंज किए हुए थे। मैं जब गया हूँ तो मेरा ट्रिप जो है वो दैट वाज वेरी फास्ट। हमने उसमें तेजी से सारे मामलात को एक्सप्लोर किया और फिजिबिलिटीज को रीचेक किया है। तो हमारी अकल समझ के मुताबिक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
कुछ लोग अब तक हमारे थ्रू जो है वहाँ की टीआरसी ले भी चुके हैं। अब ये जो कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मैटर होता है, कुछ गल्फ से हैं लोग, कुछ यूरोप से हैं, उनके फाइनेंशियल मैटर्स भी हैं, उनकी चीज़ें भी हैं, तो उनकी आईडीज़ हम रिवील नहीं कर सकते, वो अपनी आईडीज़ नहीं बताना चाहते। तो हमारा ये काम नहीं है। मैं बीइंग अ कंसल्टेंट, बीइंग अ कोच, मेरे पास लोगों के बहुत बहुत बड़े राज हैं, तो मैं वो रिवील नहीं करता। इट इज़ अगेंस्ट द प्रोफेशन। इवन जो टेस्टिमोनियल्स भी मैं देता हूँ उसमें भी मैं बात ऐसी करता हूँ कि वो मेरी क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में बात कर लें, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ अमाउंट के बारे में बात ना करें। तो वहां पे बहुत इस वक्त जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज हैं। अब इसके साथ अगर मैं पाकिस्तान के हालात को, मौजूदा को करूं, तो अब जो टैक्सेशन है पाकिस्तान के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लॉटों का पैसा था, करप्शन का पैसा था आपका, उसके अलावा चाइना से इंपोर्ट कर करके इलीगल इंपोर्ट, स्मगलिंग, लोग उन्हें इंपोर्टर कहते हैं, मैं उन्हें स्मगलर कहता हूँ। हमारे जो छोटी मार्केटों में लोग हैं, इनके मैं नाम लूंगा, मेरे कुछ दोस्त हैं वो भी नाराज हो जाएंगे, अंडर इन्वॉइसिंग और स्मगलिंग कर करके हर तरफ से हमने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, आईएमएफ के पीछे भागे और लोकल इंडस्ट्री को हमने तबाह किया, और चाइना से स्मगलिंग कर करके और लूट मार करके, चूंकि करप्शन का पैसा प्लॉटों में, प्रॉपर्टी सेक्टर रेगुलराइज नहीं था, तो हमने करप्शन का पैसा सारा प्रॉपर्टी में पार्क किया। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में भी लोगों को बड़ी गलतफहमी है कि वो बड़े नेक हैं। वो भी नेक नहीं है। ज्यादातर पैसे जो वो पाकिस्तान में भेजते हैं वो हुंडिया वाले के जरिए भेजते हैं, नॉर्मल बैंकिंग चैनल से नहीं भेजते। और वो पैसे हैं जो यूरोप अमेरिका में उन्होंने टैक्स एवेजन की हुई है, यानी वहां पे भी टैक्सेस बहुत आई हैं, तो कोई कैश पे काम कर रहा है, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई इस तरह का काम कर रहा है, तो वो कैश ले लेता है। लेट्स से कि जी वो 200-300 डॉलर रोज के कमा रहा है, 8-9 हज़ार डॉलर महीने के कमा रहा है, 4-4.5-5 हज़ार डॉलर में वो सर्वाइव कर रहा है। तो वो बाकी पैसे उसके पीछे अपने भाइयों को भेज देता था कि बेंच मेरी जमीन ला लो, मरले को अथे मकान ला लो, अथे को हाउसिंग स्कीम। तो वो भाई भी पीछे से, रिश्तेदार भी कुछ खुद खाते थे, कुछ थोड़ा बहुत प्लॉटिस्तान में प्लॉट जो है वो लग जाते थे। तो बस ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, फैमिली को प्लॉट पड़ेगा। मैं ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को जानता हूँ कि जिन्होंने अपनी इंडस्ट्रियां बंद करके बेच के उनके जो है 200-200 300 प्लॉट जो है किसी ने डीएचए में ले लिया, किसी ने कहीं ले लिया, कि ठीक है यार, एक दो प्लॉट बेचो, साल का खर्चा निकल आता है। ये जो बड़े लोग होते हैं इनका खर्चा करोड़ 1 रुपया महीने का मिनिमम होता है। तो वो कहते हैं ठीक है यार, 5-6 करोड़ की, 8 करोड़ की, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच के, और बाकी जो है वो बढ़ रही है, काम करने की जरूरत ही नहीं है, हर पाकिस्तानी बैठ के खाना चाहता है। अब भाईजान जो है ना वो बाजी उलट गई है, अब गेम पलट गई है। अब बलोचिस्तान जो है इसमें काम करना पड़ेगा, इसमें टैक्स देने पड़ेंगे। छोटा जो हमारा जो कारोबारी है वो टैक्स बिल्कुल नहीं देता। शायद कुछ लोग नीचे मुझे भी बुरा भला कहें, मैं ये नहीं कह रहा, ये मेरी मशवरे से गवर्नमेंट नहीं कर रही, ये तो आईएमएफ के मशवरे से कर रही है। अब उन लोगों के लिए मेरा एक मशवरा है, क्योंकि वो नॉन टैक्स उनकी जिंदगी गुजरी है, उनको ये चाहिए कि अपनी फैमिली के एक एक फर्द को वो बाकू जरूर ट्राई करें। करोड़ 1 रुपया पाकिस्तान में शालमी, ये आपका जो आपका है आजम मार्केट, बनारस रोड, बीडन रोड, इनके लिए करोड़ 1 रुपया जो है वो ऐसे ही है जैसे किसी नौकरी करने वाले बंदे के लिए 2,000 रुपए हैं। कैश इनके घरों में पड़ा हुआ है, इनकी तिजोरियों में पड़ा हुआ है। अब उस कैश से ना ये गाड़ी ले पाएंगे फ्लैक्स मारने के लिए, ना ये घर ले पाएंगे, ना ये इवन हो सकता है ये सफर भी ना कर पाए। और नॉन फाइलर की कैटेगरी जो है वो पाकिस्तान में खत्म होने जा रही है, और आहिस्ता आहिस्ता टाइटन अप होना है इस चीज ने। डीमोनेटाइजेशन भी हो सकती है, नोट भी तब्दील हो सकता है। तो जिस आदमी के पास वाइट नोट ही नहीं है, इनके बैंक अकाउंट जो है वो भी फ्रीज हो जाएंगे, इनके लॉकर भी टूट सकते हैं। ये ऐसा हम देख चुके हैं मुल्कों में। तो अब इनके लिए मेरा मशवरा यही है कि स्किल इन्होंने सीखी हुई है, बेचने की स्किल है अल्हम्दुलिल्लाह। मैट्रिक एफए पास से ऊपर इनके कम ही बच्चे होते हैं, पढ़े लिखी क्लास तो खैर वो तो बहुत ही अच्छे बिजनेसेस वहाँ खड़े कर सकती है। तो ये बड़े आराम से वहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। बाकू में, अजरबैजान में जाके वहाँ पे गाड़ियों की वर्कशॉप खोल सकते हैं, रेंटा कार का बिजनेस कर सकते हैं, छोटा होटल खोल सकते हैं, छोटा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, बड़ा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। और वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन के माहिर हैं लोग, वो कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। वहाँ पे लैंड लीज पे मिल जाती है, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रशिया को जाता है, टमाटर बड़ा जाता है सुना वहाँ से, और चीज़ें जाती हैं। वो लैंड गवर्नमेंट के पास पड़ी हुई हैं, वो लीज पर दे रहे हैं। इवन अब आप वर्कर भी 1,000 डॉलर मेरा ख्याल है उसका वीज़ा है कॉन्ट्रैक्ट पे, जैसे दुबई वगैरह में जाता है, वो दुबई के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। वो 40 साल पुराना दुबई है, और सारी उन्होंने वही कैश इकोनॉमी है, कैश पे मामला आते हैं, सस्ता हिसाब किताब है।
तो वो हर बंदा वहाँ एक्सेस कर सकता है। अब इसमें आप लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, जितने भी छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, फैसलाबाद के, सियालकोट के, गुजरांवाला के, कराची के, वो छोटी ये टी शर्ट मैंने पहन रखी है, टी शर्ट बनाने वाले, डेनिम बनाने वाले, टॉवल बनाने वाले, सॉक्स बनाने वाले, और इसी तरह सर्जिकल इक्विपमेंट बनाने वाले, तो 25 करोड़ की वहाँ पे गेटवे है, मार्केट है, जो मैं कई अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। 15 करोड़ रशिया की मार्केट है, 8-9 करोड़ टर्की की मार्केट है। उसके बाद यूरोपियन जॉर्जिया लगता है, वहाँ से फिर यूरोपियन रूट है, फिर कजाकिस्तान है, फिर वो तुर्कमेनिस्तान है, और काफ़ी सारे तान है वहाँ पे। सो देर इज प्लेंटी ऑफ, जिसे आप कहते हैं, मार्केट इज अवेलेबल, और वो बॉर्डर के ऊपर है, और ऑलरेडी चाइना से माल वहाँ पे बेतहाशा जा रहा है, और पाकिस्तान से कुछ 14 दिन के अंदर कंटेनर जो है वहाँ पे पहुंच जाता है, और क्लियर क्लियर होके अगर आप आगे उसको भेजना चाहें तो वो हो जाता है। और उनकी बॉर्डर जो है टर्की के साथ, तो टर्की की ही टीआरसी चलती है, टर्की का ही जो शिनाख्ती कार्ड है, आप उसी पे आके प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हैं। सो टर्किश की इन आउट मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। रशिया में ये इनकी आज़रियों की भी है, रशियंस की भी है। ये सारे वो बेसिकली वो अमेरिका और कनाडा की तरह चल रहा है इनका सिस्टम। इन्हें कोई आपस में वीज़े शीज़े वाला इनका इंतज़ाम नहीं है, और ज़रूरत नहीं है, और ये लैंग्वेज भी सेम है। सो वहाँ से आगे माल भेजना, बिजनेस करना, लोकल के लोगों को साथ मिला के, कोई बड़ी डील नहीं है, बड़े आराम से आप उसको कर सकते हैं। अब ये तमाम चीज़ों का फायदा वो बंदा उठा सकता है जो कम से कम 1 करोड़ रुपया वहाँ पे इन्वेस्ट करने की पोजीशन में है, और उसको मेरा मशवरा है कि सीधा जाकर अपने बैंक में पैसे डाले। जो कोई उसके चंद हज़ार डॉलर जो खर्चा आना है, विदेशी चीज़ें और उसकी कंपनी फॉर्मेशन और जो वकील और जो सरकारी फीसें वगैरह हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं है। वो खर्चा अपना करके वो सुकून से पैसा अपना 10% पे मनात में हज करके, फ्लैट रेंट पे लेके, कोई रेजिडेंशियल अपार्टमेंट रेंट पे लेके आराम से अपना सर्वे करे, वो 2-4-6 महीने घूमे फिरे, समझे चीज़ों को, अगर उसकी समझ में आए उसे कैरी ऑन करे, ना समझ में आए तो अपने पैसे वापस ट्रांसफर करके वो पाकिस्तान आ सकता है। उसमें हमने जेएफ कंसल्टेंट्स जो है उसके पास कंप्लीट बिजनेस प्लान है। फराज साहब अक्टूबर में भी जा रहे हैं, शायद फिर नवंबर में भी जा रहे हैं डेलीगेशन लेके, और ऑफ एंड ऑन अगले साल मैं खुद इंशाल्लाह, मेरा इरादा है कि मैं यहाँ मसरूफियात बहुत है मुझे, तो मैं भी जो है एक चक्कर अगले साल फिर लगा के आऊँ। कुछ चीज़ें हम वहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ पे रिजॉर्ट्स के लिए हम काम कर रहे हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। वो जैसे जैसे राइप होंगे हम आपको बताते जाएंगे। तो आपके पास ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है, और आप वहाँ जा सकते हैं और लो टैक्सेशन की रजीम का फ़ायदा ले सकते हैं, और अपना पैसा जो है वहाँ पे बढ़ा सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, और पाकिस्तान का माल भी वहाँ बेच सकते हैं। तो सारी चीज़ें गुड हैं। बाकी आप खुद जाकर आप चेक करें, अपनी आंखों से देखें, और खुद फैसला करें। वही मैं स्टॉक मार्केट में भी लोगों को यही कहता हूँ, और मैं इसमें भी यही कहता हूँ। एक उसमें मैं अलर्ट ज़रूर उठाऊंगा कि बाकू के डाकुओं से होशियार रहें। वो जो $60,000 टीआरसी वाला है, वो मकान पिंडों में आपको देहात में, या वो $20,000 का मकान 60,000 में वो दे देते हैं। वो गवर्नमेंट भी उनकी ज़ाहिर है टैक्सेस मिलते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि 80 में बेचो, वो $20-22,000 उसके ऊपर खर्चा आ जाता है, वो इंसान पिंड में मकान लेके फंस जाएगा। वही वाली बात के वो जो है यहाँ पे हमारे लाहौर में होता है, फलाने अंडरपास से इतनी दूर के फासले पर वो जंगलों में, पिंडों में लोगों को प्लॉट बेच दिए। अब ना वो प्लॉट कभी इस काबिल होने हैं कि डेवलप हो, ना उनमें घर बनने, ना वो बिकने हैं। वो बंदों ने मर मुर जाना है जिन्होंने वो फाइलें फुइलें ली हुई हैं या प्लॉट प्लॉट लिए हुए हैं। प्लॉटिस्तान के जो बासी हैं, कुछ बेचने वाले थे, वो बेच के भाग भूग गए। अभी फैसलाबाद में एक कॉलोनी थी, वो मातम कर रहे थे, वहां पे गालियां दे रहे थे कि ये दफ्तर हमारा है। वो किराए का दफ्तर होना है, वो खड़े होकर हफ्ता नारे मार लो, हमारा है दफ्तर, थोड़ी आपका हो जाना है। तो बहरहाल आप लोग खुद समझदार हैं, अक्लमंद हैं। हमने थोड़ा बहुत अपने सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को बताया है कि जो टैक्स के लोगों के इश्यूज हैं उनको भी लीगली, टैक्स एवेजन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम टैक्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। क्योंकि बहुत ही खराब है मामलात यहाँ पे टैक्स के, और लोग ये समझते थे कि पैसा दे के ऐसे ही चलता रहेगा। वो जो आपसे पैसे वैसे लेते थे वो तो आप जाएंगे भाग, और एंड पे फंसेंगे आप। तो बहरहाल इन सारे मामलात को देखते हुए मैंने एक पूरी आपको आउटलुक टैक्सेशन पर, अजरबैजान के बेनिफिट्स पर, अपनी और फराज साहब की स्टोरी पर बता दी है। और अब हम इस वक्त आज की डेट के अंदर जो है आपको जीआईएस भी इंशाल्लाह ताला बड़े ज़ोर शोर से चल रही है। लोग अपने ई कॉमर्स के ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी बड़ी जल्दी लॉन्चिंग कर रहे हैं। एआई यूनिवर्सिटी का भी प्रोजेक्ट आप लोगों को बताया कि उसमें भी हम कोई रोल अदा करेंगे।
और भी कुछ लोगों से 28 तारीख को, 28 नवंबर को आप लोग आना चाहें, मोस्ट वेलकम। मीटअप है हमारा ऑफिस में, तशरीफ लाएं, वहाँ पे रजिस्टर हों और आए और हमसे मिलें और लाइव क्वेश्चंस पूछें। और उसमें अजरबैजान की इंफॉर्मेशन भी हम दे रहे हैं, उसका भी काम चल रहा है। और जेएफ कंसल्टेंट्स जो है वो भी अपना काम जो है कामयाबी से कर रही है। और इस मिशन के साथ है कि हमने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को डेवलप करना है, हमने कम्युनिटी डेवलप करनी है, हमने ई कॉमर्स यहाँ पे डेवलप करना है, हमने यहाँ पे आईटी के सेक्टर में एक्सपोर्ट्स जो है उनको बूस्ट करना है। पाकिस्तान भी तरक्की करे, हम भी तरक्की करें। मेरे साथ आपने कोई सेशन रखना हो, मैं तो फ्री सेशन नहीं दे सकता, ना फ्री मैं टाइम किसी को दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम बड़ा कीमती है और ये मैं हाईली सब्सिडाइज देता हूँ। बहरहाल जिसको महंगा लगे वो ना ले, मैं यही कह सकता हूँ। 0300946624 और 0336424234 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज करें। आपने ई कॉमर्स का स्टोर बनाना है, आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने लाइफ या बिजनेस कोचिंग करनी है, या आपने अजरबैजान का बिजनेस प्लान लेना है, यू आर मोर देन वेलकम टू कॉन्टैक्ट आवर ऑफिस एंड गेट द डिटेल्स। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।